हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज सलमान अली आगा ने एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस करी। तो पहले हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल के मैच की थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, कौन से लोग एक्सपेक्टेड हैं जिनके नाम आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो एग्जैक्टली सही है या नहीं है, लेकिन उसको भी डिस्कस करेंगे। और फिर एंड में जो है वो थोड़ी सी अपने मैच की भी बात करेंगे कि कैसा हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड है, वगैरह वगैरह। अच्छा, तो आज सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जब शुरू हुई है, तो उनसे जो पहला सवाल हुआ वो तो ये हुआ कि जी आप वे फॉरवर्ड कैसे देख रहे हैं, वगैरह वगैरह, कि कैसे हमारी टीम शेप अप कर रही है। तो उस पर उसने जवाब दिया कि हम वही कंटिन्यू करेंगे जिस तरीके से हम खेलना चाह रहे हैं। जो जर्नी हमारा गुजरा है, जो अब हम उससे सीख रहे हैं, हम उसी को आगे लेके जाएंगे। उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हुआ जो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो दूसरा सवाल ही बड़ा ज़बरदस्त था, और वो ये था कि सलमान अली आगा जो है वो, हम जो है वो मिस्टेक्स करते हैं और फिर हम कहते हैं हम मिस्टेक से सीख रहे हैं। उसके बाद तो फिर हम फिर कहते हैं मिस्टेक से सीख रहे हैं। ये कब ऐसा होगा कि हम सीख लेंगे? बड़ा अच्छा सवाल किया था, जिसपे सलमान अली आगा ने हल्की सी स्माइल भी दी। और फिर उससे पूछा गया कि अब तो उसने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया। मैं ये कहता हूँ ना कि इस बंदे को बोलना आता है। ये बड़ा वोकल कैप्टन है हमारा। शायद अंग्रेजी वगैरह इतनी अच्छी ना हो, पर वोकल बहुत है और क्या बोलना है वो जानता है। तो उसने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि हम जो है वो रिपीटेड मिस्टेक्स कर रहे हैं और हमें उससे जल्द से जल्द सीखना होगा। जितनी जल्दी सीखेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। और उसके बारे में हम डिस्कशन भी करते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी डिस्कशन उसने की। और फिर उसके बाद उसने बोला कि ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल कामयाबी नहीं मिली है। हमने एक ट्राई नेशन सीरीज जीती और फिर हमने जो है वो एशिया कप का फाइनल खेला। तो बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस भी हमारी है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है उसे सवाल किया कि बाबर के बारे में सवाल किया कि जी आप पहले तो ये कह रहे थे कि जी बाबर, हमें कोई कमी नहीं फील होती किसी प्लेयर की और हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, हमें नहीं लगा कि हमें बाबर की कमी फील हुई है, ये सारी बातें। तो उसने इस पे ये कहा कि भाई देखो, जब हम टूर पे थे तो उस वक्त तो हम ये नहीं कर सकते थे कि हम बाबर 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 करना शुरू कर देते कि यार ये होता तो हम यूं कर लेते, ये होता तो हम यूं कर लेते। जाहिर बात है, अब जो प्लेयर 15 गए हैं हमने उसी में एडजस्ट करके जो खेल पेश करना है वो करना है। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं याद करूं कि यार बाबर होता तो ऐसा होता तो बाबर आ जाएगा स्क्वाड में, ये तो हो नहीं सकता। तो याद करने का कोई फायदा नहीं है, सोचने का कि यार ये होता तो ये कमी होगी या ये होगा। ये सारी बातों का कोई फायदा नहीं था उस वक्त। तो उससे बोला कि बाबर आजम के आने से क्या होगा, फायदा होगा, ये क्या आप देख रहे हैं गेम में। तो उसने कहा कि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इसके आने से डेफिनेटली हमारी टीम को फायदा होगा। और फिर उससे एक सवाल और भी हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट। उससे बोला जी आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो उसने कहा पहली चीज तो ये है जी, हमारी डेथ बॉलिंग बहुत खराब है। डेथ बॉलिंग बहुत खराब है। और हमारे पास जो हम कहते हैं कि दुनिया के बेस्ट फास्ट बॉलर हैं, ये दोनों बातें तजाद की हैं। एक बोलता है कि डेथ बॉलिंग बहुत खराब है, एक कहता है हमारे पास बेस्ट फास्ट बॉलर हैं दुनिया के। दोनों बातें एक साथ की जाती हैं। तो उसने बोला पहली चीज तो ये डेथ बॉलिंग खराब है। और दूसरी चीज उसने बोला कि हमारा हमारी जो मिडिल ओवर्स में जो हम विकेटिंग वगैरह दे देते हैं, वो जो है हमारा वीक एरिया है, जहाँ पर हम थोड़ी बैटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, वगैरह। और उसके बाद जो उससे अगला सवाल हुआ है वो ये हुआ कि अच्छा, एक पॉइंट उसने और ऐड किया था। उसमें उसने ये बोला कि हाँ, हमें पावर हिटिंग को भी इम्प्रूव करना होगा अपनी। और पावर हिटिंग के लिए और स्ट्राइक रोटेशन, ये दो चीजें, यानी इन शॉर्ट उसने मिडिल ऑर्डर की बात करी, लेकिन उसने अपने तरीके से बोला कि पावर हिटिंग और स्ट्राइक रोटेशन दोनों हमें बेहतर करनी होगी। अच्छा, उसके बाद फिर इससे पूछा कि आपकी आप खुद क्यों नहीं बॉल करते। तो उसने कहा देखो, मैं ओडीआई में और टेस्ट में तो बॉल करता हूँ, ठीक है। और खैर वहां पे भी ज्यादा बॉल नहीं मिलती क्योंकि टेस्ट के बॉलर ज्यादा हो गए हैं, वगैरह। तो उसने बोला कि मैं ये तो करता हूँ, लेकिन T20 में मैं नहीं करता बॉल। उसका मकसद कहने का यही था, जो मुझे समझ में आया, कि मैं आगे भी नहीं कर रहा T20 में बॉलिंग, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस जुमले से जो मुझे निकल के आ रहा है, कि शायद ये कल के T20 में भी शायद बॉल नहीं पकड़ेगा और शायद जरूरत पड़े भी नहीं है। आपके पास आपने अच्छे खासे बॉलर खिलाए हैं।
स्पिनर्स भी 2 खिलाए हैं। तो पहला तो हाकुनी का बनता है, अगर उस्मान तारिक डाला है, ब्रार डाला है, तो पहले तो इनको मौका लगेगा। फिर आपके पास नवाज है, वो पूरा बॉलर है, फिर आपके पास साइम है, फिर उसके बाद कहीं नंबर आता है सलमान अली आगा का। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अगले मैच में भी अब कल के मैच में भी कोई बॉलिंग करता हुआ नजर आएगा। वो अपने स्पेशलिस्ट बॉलर्स को पहला मौका देगा। अच्छा, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो साउथ अफ्रीका की भी हुई। साउथ अफ्रीका का जो कैप्टन था, उसने बोला कि हमने बहुत अच्छा टेस्ट मैच खेला है पिछला, दैट गिव्स अस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू मूव फॉरवर्ड इन दिस T20 सीरीज। हमें बहुत उससे कॉन्फिडेंस मिला है और हम चाहेंगे कि हम वही पॉजिटिव क्रिकेट खेलें। वी प्ले अ सर्टेन ब्रांड ऑफ क्रिकेट एंड वी वांट टू कंटिन्यू विद दैट। मतलब यही था कि हम अग्रेसिव एक्सप्लोसिव क्रिकेट खेलें। एक्सप्लोसिव का वर्ड भी यूज किया उसने। तो कहने का मकसद ये है कि भैया ये आएंगे हार्ड, ठीक है ना। और मैच है रावलपिंडी, पिंडी स्टेडियम। सबसे ज्यादा इजीएस्ट विकेट अगर दुनिया में 2-4 निकाल लो ना, तो उसमें से एक पिंडी होती है। तो उसने बोला हम जाएंगे एक्सप्लोसिव, ठीक है। तो मैच बड़ा खतरनाक होने वाला है। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदाजा भी मुझे ये हुआ है कि वो वही क्रिकेट खेलेंगे जैसी वो खेलते हैं, उसमें रद्दी भर कमी नहीं करेंगे। और क्विंटन डिकॉक भी उन्होंने, मेरा ख्याल है, या तो बुलवाया या वो खुद आया, जो भी है, रिटायर होके वापसी आया है। तो डेफिनेटली कुछ सोच के ही आया होगा। T20 वर्ल्ड कप आगे खड़ा हुआ है, तो कुछ सोचा होगा उसने कि एक वर्ल्ड कप शायद और खेल लूँ श्रीलंका के अंदर और इंडिया के अंदर। इंडिया में क्योंकि पिचेस अच्छी होती हैं और ये IPL का अच्छा प्लेयर है, उसके जहन में होगा कि मैं शायद बेहतर कर सकता हूँ। तो एक तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर बड़ा अच्छा एक मैच हुआ है। ODI सीरीज तो वेस्ट इंडीज ने जीत ली, बांग्लादेश ने जीत ली। वेस्ट इंडीज को एक मैच मिला, वो भी सुपर ओवर में जाके। बाकी जो है वो बांग्लादेश ने जीत ली। लेकिन जो T20 फॉर्मेट है वो एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले है, उसमें डिफरेंट तरीका है खेलने का। तो उसमें वेस्ट इंडीज काफी ऊपर है बांग्लादेश से भाई। क्योंकि बांग्लादेश वाले प्लेयर अगर तेज खेलने की भी सोचते हैं ना, तो कहीं मार खा जाते हैं, या तो पावर रेटिंग में मार खा जाते हैं या टेक्निक में मार खा जाते हैं। और दूसरे एंड पे वेस्ट इंडीज की जो टीम है, वो तो इस तरह की है कि उन्हें टेक्निक की जरूरत ही नहीं है। अगर उन्हें अपनी मर्जी की पिचेस मिल गई, तो फिर वो अपना गेम खेलते हैं भाई, फिर वो नहीं देखते आगे पीछे। बहुत जबरदस्त बैटिंग करी है उन्होंने, 166 में लगाए, अगर स्कोर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो। हाँ, 165 लगाए हैं। और उसमें जो मेन परफॉर्मेंस दी है वो इनके शे होप, रोमन पावल और एलेक एथनेज ने दी। यार ये एलेक एथनेज जो है ना, ये पता नहीं, वो वाली बात आ जाती है ना, जैसे हमारे प्लेयर होते हैं, ये थोड़ा सा ग्लिम्पसेस में स्कोर्स दिखाते हैं और फिर एकदम से नहीं कुछ हो जाता है और ऐसी बॉल पे विकेट देके चले जाते हैं जिसपे आदमी उम्मीद भी ना करे कि यार इस पे भी आउट होना था। इतना सेट होके भी कोई आउट होता है क्या। तो ये आज इसने 34 बॉलों पे एलेक एथनेज आउट हुआ, 34 रन। रिवर्स स्वीप खेलने चला गया, विकेट दे दी, कहीं से नहीं लग रहा था ये आउट होगा। ऐसी जबरदस्त बैटिंग कर रहा था। थोड़ी देर बाद, शुरू में तो हल्का लगा, लेकिन ये बाद में फिर अपने जब शॉट्स खेलने लगे तो अच्छा लगने लगा था, लग रहा था कि यार सही खेल रहा है ये। हालांकि कोई इतना नाम नहीं लेता उसका। डेफिनेटली वेस्ट इंडीज की टीम में आया तो कुछ देख के लाया गया होगा, लेकिन वो अपने टैलेंट को जस्टिफाई नहीं करते ना ये लोग। वही केयरलेस क्रिकेट जो जैसे हम खेलते हैं वही इनका भी है। ये हमसे ज्यादा केयरलेस है थोड़े। और फिर उसके बाद रोमन पावल ने नीचे से आके जो है वो 45 रन किए, 44 रन किए 28 बॉलों पे। और 46 जो है वो शेहोप ने किए। 165 का स्कोर डाला इन्होंने तीन तीन विकेटों पे। और उसके बाद फिर बांग्लादेश जो है उसको 145 पे खत्म कर दिया, 149 पे, सॉरी, 149 पे इनको ऑल आउट कर दिया, खत्म कर दिया। बड़ा जबरदस्त मैच हुआ था ये, अच्छा मैच था, क्योंकि इसमें स्ट्रोक मेकिंग हो रही थी। मैंने शुरू में भी एक इनका बांग्लादेश का जब ODI मैच हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने एक बात कही थी कि इनका एक प्लेयर है जिसका नाम है सैफ हसन, जो ऊपर खेलता है ओपनर। अभी नया नया है, कोई बहुत पुराना नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कुछ टीम का इस तरह से इंटेग्रल पार्ट बन गया है कि जिस दिन ये रन करेगा ना, 99%, 95% बांग्लादेश जीत जाएगी। और जिस दिन ये रन नहीं करेगा, तो कसम से कोई प्लेयर नहीं नीचे जिता सकता है। इवन इनका कप्तान जो लिटन दास, जिसे हम कहते हैं अच्छा प्लेयर है, वो भी कोई खास स्टेबिलिटी नहीं देता। तो ये सारी कहानी है इनकी आज की। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो है
बड़ी एक क्रूशियल चीज़ है जो हुई है बीच में। श्रेयस अय्यर की जो इंजरी हुई है थर्ड ओडीआई में, उसकी रिब्स के अंदर रिब्स जो है वो ब्रेक हुई हैं, और रिब केज के अंदर जो स्प्लीन होती है, मेरा अगर मैं मेडिकली नहीं इतना समझता, लेकिन शायद जो मुझे समझ सुनने में आया कि वो खून को फिल्टर आउट करने में हेल्प करती है, वो डैमेज हुई है और उसने इंटरनल ब्लीडिंग की है। बहुत क्रिटिकल हालत में गया था, लेकिन अब ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा है वो स्टेबल हो गया, वरना उसकी कंडीशन एक वक्त जो मैंने मतलब जहाँ पे भी न्यूज़ देखी वहाँ क्रिटिकल का वर्ड यूज़ हुआ। तो थोड़ी देर के लिए तो मैं भी थोड़ा सा चौंक गया था कि यार जो भी है, जहाँ का भी है, हमारी ज़्यादा बनती भी नहीं है इंडियन से, लेकिन जो भी है, बहरहाल एक क्रिकेटर है यार। क्रिटिकल का वर्ड सुन के ना किसी के भी हाथ पैर फैल फूलते हैं, और मेरे भी फूले ये सुन के। तो आई जस्ट होप गुड लक टू श्रेयस अय्यर एंड हिज फैमिली, जल्दी रिकवर करें। और स्पोर्ट्समैन यार खेलते हुए अच्छा लगता है, जल्दी इस रिकवर करे और जल्दी आके फील्ड में आके दोबारा से जो है अपने गेम को रिज्यूम करें। गुड गुड लक, और होप यू यू नो बेस्ट ऑफ हेल्थ। और उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और वो है हमारी अपनी क्रिकेट। वो है पिंडी का कल का मैच जो शाम में 8 बजे शुरू होगा। एवरेज स्कोर, फर्स्ट इनिंग स्कोर अगर आप समझो ना उसमें पिंडी में T20 का, तो वो अराउंड 180 से 200, 200, 210, 19 इनके बीच में रहा है पिछले 1-2 सालों में। 180 से 200, कभी 219, 210 इसके आसपास ही रहा है। ठीक है, तो अगर कोई टीम पहले बैटिंग करती है, और मेरा जहाँ तक अंदाजा है, आपकी बॉलिंग अगर अच्छी है और आपने 200 लगा दिए, तो आपका बहुत अच्छा चांस है कि आप मैच जीत सकते हो। ठीक है, इसका लेकिन ये हरगिज मतलब नहीं है कि चेज नहीं हो सकता, क्योंकि कंडीशंस कभी कभी जो है वो चेज में पिंडी में बहुत आसान हो जाती हैं। और रिकॉर्ड भी यही बताता है कि आमतौर पे जो टीम्स चेस पे जाती है ना वो जीत जाती हैं, चाहे 200 लगे भी हो पहली इनिंग में। तो चांस तो यही है कि अगर पाकिस्तान की पहले बैटिंग आए तो भाई 200 तो करने पड़ेंगे, लेकिन फिर यू हैव टू बॉल वेरी वेल टू डिफेंड दैट टारगेट, क्योंकि सामने वाली टीम में हम देख तो रहे हैं कि मिलर नहीं है और कोटजी नहीं है, लेकिन यार अभी भी कोई हल्की टीम नहीं है उनकी। मैं सिर्फ 3-4 नाम ही ले लेता हूँ ना, तो आप मुझे बताओ कि ये किस तरीके के प्लेयर हैं। क्विंटन डिकॉक जो कि खेलेगा, डेवाल ब्रेविस जो खेलेगा, और उसको सूट करेगी विकेट, ये मैं बता दूं। और उसके बाद डोनोवन फरेरा को मैंने नहीं देखा, चलो उसको आउट कर देते हैं। और फिर उसके उनका इनका एक प्लेयर और है बीच में, वो है रीजा हेंड्रिक्स। रीजा हेंड्रिक्स की है, मैं बता रहा हूँ, कल के मैच में की है, ये पूरा मैच उसके अराउंड रोटेट करेगा। मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, ये मैच उसके अराउंड चलेगा, और पाकिस्तानी उस पर स्ट्रगल कर उसको आउट करने में स्ट्रगल करते हैं। ठीक है ना, बाकी तो एक्सप्लोजिव होंगे ही होंगे, अच्छा खेलेंगे ही खेलेंगे, तेज खेलेंगे ही खेलेंगे, लेकिन ये एक प्लेयर है जिसको नजर में रखना हो, क्योंकि ये हमारे हाथ नहीं आता। ये बहुत तेज खेलता है, और हमारा रिकॉर्ड के खिलाफ वो खास अच्छा भी नहीं है इस बैट्समैन के खिलाफ। तो ये है कहानी कि अगर तो वैसे तो आप देखो, अगर आप स्कोर वाइज देखो, जो जो स्कोर जो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स तो यही कहते हैं कि भाई अगर आप बैटिंग पहले अगर आप टॉस जीतो तो आप चेस पे जाओ। स्टैटिस्टिक्स तो यही कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री कुछ और कहती है। पाकिस्तान की हिस्ट्री कहती है कि हमें जीतना आता ही बैटिंग लेके है, फर्स्ट बैटिंग लेके। दूसरी बैटिंग में तो मेरा ख्याल है मैंने कभी नहीं देखा, पता नहीं देखा होगा शायद कभी, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा कि यार कोई मैच में बड़ा स्कोर डाला हो और पाकिस्तान ने उसको दूसरी बैटिंग में आके चेस कर लिया हो। T20 में बता रहा हूँ, ओडीआई तो होता ही नहीं है हमसे, लेकिन चलो T20 में मैं कह दूं, अगर कोई 80-90 रन, 180-190 रन का टारगेट पड़ जाए या 200 रन का टारगेट पड़ जाए, तो मेरी अपनी सोच में कोई एक ऐसा मैच नहीं है अदर देन अगर कोई पाकिस्तान में हुआ हो, बाबर रिजवान की जब पीक फॉर्म लगी हुई थी। उसके अलावा अब क्योंकि वो तो नहीं रहे, तो
उसके अलावा मेरी नज़र में कोई ऐसा मैच नहीं है जब हमने चेस पे उठा लिया हो मैच, कोई 190 200 का टारगेट हो, चेस पे हम कर गए हो, मुझे याद नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल अगर कर सकते हैं तो मेरे फिर मशवरा मेरा यही है कि पहले बॉलिंग लेनी चाहिए और फिर आपको जाना चाहिए। दूसरा ओपिनियन ये भी हो सकता है कि जी बैटिंग पूरी कर लो, 170 180 90 जहाँ पे भी लैंड करते हो, फिर अपनी बॉलिंग जो आपका मेन वेपन है फिर उस पर छोड़ दो मैच, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। तो अब हम किस मेथड को फॉलो करेंगे ये तो फिर जब मैच शुरू होगा तो पता लगेगा। जरूरी नहीं है टॉस हम ही जीते हैं, दूसरा और सामने वाला भी जीत सकता है। तो वो भी अगर बेस्ड ऑन स्टैट्स जाएंगे तो शायद वो पहले बॉलिंग लेंगे, अगर स्टैट्स पे जाएंगे तो ये बैटिंग अच्छी है और पिच सीधा सीधा है। अगर आप रावलपिंडी की बात करो तो थोड़ा बहुत तो फिर स्पिनर स्लो अगर बॉल करते हैं ना, तेज तो करते हैं तो फिर तो ठक ठक बल्ले पे आती है, सीधा सीधा छक्के ही लग रहे होते हैं। थोड़ा सा अगर बॉल को अगर जो स्पिनर है वो लूप दे के बॉल करता है ना, तो उसके थोड़े से चांसेस बनते हैं, पिटता वो भी है लेकिन चांसेस बनते हैं कि विकेट निकाल लेता है। शॉट्स मारने में थोड़ी ट्रबल होती है। अगर फास्ट बॉलर्स स्पिनर्स अगर तेज बॉल करें तो रन बहुत पड़ते हैं भाई। पिंडी की पिच जो है इट इज मेड फॉर बैट्समैन, बैट्समैनों के लिए बनी है भाई। अब मुझे नहीं मालूम कि अगर इस पे कोई टेस्ट का कोई इफेक्ट रह गया हो और ये इसमें कोई स्पिन वाली चीज अभी भी मौजूद हो तो यू नेवर नो, आउट ऑफ नोवेयर एकदम से स्पिन होना शुरू हो जाए। मुझे नहीं पता कल की विकेट कैसी बनी हुई है, ये तो मैं एक जनरल पिंडी की विकेट की नेचर बता रहा हूँ। अब टेस्ट मैच की अगर उसके ऊपर कोई आफ्टर इफेक्ट्स रह गए होंगे तो फिर मुझे नहीं पता कि वो पिच फिर कैसे जा रही है, कहाँ जाएगी। लेकिन अंदाजा मेरा यही है कि होनी बैटिंग विकेट ही चाहिए। T20 है तो यार बैटिंग विकेट ही होनी चाहिए, टेस्ट मैच तो है नहीं। अगर टेस्ट मैच वाला नेचर होगा तो मैच में मजा नहीं आएगा। मजा तो तभी है ना जब बैट्समैन दोनों तरफ से खेलें, जरा एक्सप्लोसिव बैटिंग हो, लगे जरा बड़ी 50 80 100 हमारी तरफ से भी लगे। साइम अयूब ओपन जाएगा तो 100 करे या 80 करे 90 करे, बड़ा स्कोर करे। तो ये है दुआ। अच्छा, दो चीजें और इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि साइम माइक हैसन ने कल जो क्लियर किया था कि जी हमारा ओपनर तो साहबजादा फरहान और साइम अयूब भी होंगे और बाबर आजम जो है वो वन डाउन की पोजीशन लेंगे। और उसके बाद फिर आई एम होपिंग के सलमान अली आएगा तो आगा आएगा। तो मुझे ना एक चीज बड़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे, अगर मेरे मेरे जहन से पढ़ो चीजों को, कि अगर फर्ज कर लो कि एक बंदा आउट भी हो जाता है और बाबर आजम आता है क्रीज पे, तो बाबर आजम को शुरू की 5-8 बॉलों में वो कुशन मिल जाएगा साइम के जरिए या साहबजादा फरहान के जरिए, जो भी सेट हुआ हुआ होगा, कि वो मार सकते हैं और ये अपनी गेम बिल्ड कर सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि लेट से दोनों ओपनर आउट हो जाते हैं तो बीच में सलमान अली आगा जो है ना, क्योंकि कप्तान बन गया है, तो वो डायरेक्ट कर सकता है कि भैया ऐसे जाना है मैच में। पहले तो ये होता था ना कि सलमान अली आगा नहीं बोल सकता, जो कप्तान है वो तो खुद बाबर आजम होता था, तो आप तो नहीं बोल सकते उसको ऐसे खेलो ऐसे खेलो। लेकिन अब जब गेम प्लान माइक हेसन भी देगा और सलमान अली अगर खुद विकेट पे होगा ना बाबर आजम के साथ, तो मेरा अंदाजा ये है कि बाबर आजम को थोड़ा सा बल्ला खोलना पड़ेगा और खोलना चाहिए भी। कम बैक करने के लिए बाबर आजम के पास इससे अच्छा वेन्यू नहीं हो सकता था दुनिया में। ये दुनिया में इसके लिए बेहतरीन वेन्यू है, इससे अच्छा वेन्यू नहीं मिल सकता था अगर पाकिस्तान के लिए कम बैक करना। अगर बाबर आजम ने कर स्कोर नहीं किया तो फिर कर तो लेगा चलो कहीं और भी स्कोर, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि भाई यहाँ नहीं हुआ तो फिर कहाँ होगा। मेरे ध्यान में तो ये बात चलेगी फिर। ये तो हमारी रावलपिंडी की पिच ऐसी होती है कि आओ और मेला लूट लो, लूट लो, जिसके हाथ लग गया मेला लूट लो। अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम मूविंग फॉरवर्ड इनटू द वर्ल्ड कप ये बहुत अच्छी चीज भी हो सकती है, क्योंकि हमारे मैचेस तो श्रीलंका में जा रहे हैं, हम तो इंडिया नहीं जाएंगे। वहां तो होगी बड़ी ठा ठा वाली बैटिंग। हमारे यहाँ जो होगी वो थोड़ी, श्रीलंका वाली जो होगी वो थोड़ी सी जरा स्पिन ट्रैक्स वाली बैटिंग होगी, वो इतनी ज्यादा कोई तेज बैटिंग नहीं होगी। तो हमारे पास अगर ये दो बंदे मिडिल ऑर्डर में है, बाबर आजम और रिजवान, और सॉरी रिजवान कह रहा हूँ, सलमान अली आगा, तो ये दोनों हमें अच्छी पार्टनरशिप दे के स्टेबिलिटी दे सकते हैं।
येट सलमान अली आगा जो है वो थोड़ा सा पुश भी कर सकता है कि भैया थोड़ा सा तेज जा, हो गए 20 रन, अब तेज खेल। तो वो ये वाला भी प्रेशर रखेगा, वो खुद भी विकेट दे देता है, वो अपने लिए नहीं खेलता। इसी वजह से उसकी बैटिंग भी थोड़ी सी इफेक्ट होती है, बट ठीक है, वो T20 अब खेलना है तो ऐसी ही खेली जाएगी T20। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों अच्छी स्टेबिलिटी दे पाएंगे। फिर उसके बाद उस्मान खान का रोल है, वो भी देखना है कि वो नीचे नंबरों पे आके कैसे बैटिंग करे, क्योंकि उस्मान खान वैसे आप अगर देखो तो वन डाउन और ओपन का बैट्समैन है, वो तो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन ही नहीं है। अब आप उससे दोगे मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन, तो वो अपने रोल को कैसे लेता है, क्योंकि उसके लिए भी एक गोल्डन मौका है। यहाँ रन कर दिए तो वर्ल्ड कप के लिए कंसिडर हो जाएगा, एक और वर्ल्ड कप में चांस मिल जाएगा उसे, ठीक है ना। तो पिछले वर्ल्ड कप में तो बिल्कुल ही इन्होंने, अल्लाह रहम करे, इतनी बुरी बैटिंग की थी कि दिल चाह रहा था कि यार सबसे पहले तो उसको फेंक दो टीम से उठा के। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि कमबैक जो एक चीज होती है ना, एक प्लेयर के, हालांकि कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस लेके आया नहीं है, कहता कोई गनी ग्लास के जो टूर्नामेंट होते हैं हमारे डोमेस्टिक के, उनमें कुछ परफॉर्मेंस वगैरह दी थी इसने। बाकी कोई ऐसी डोमेस्टिक की या कोई ऐसी परफॉर्मेंस मैंने नहीं सुनी जिसको ये दे के आया हो टीम में। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं टीम में कि हारिस फेल हो गए। हमारे तो यही होता है ना, फेल होता है तो पीछे वाला इसलिए थोड़ी आता है कि परफॉर्म किया, वो इसलिए आता है कि सामने वाला फेल हो गया। तो ये इसके लिए एक अच्छा मौका है कि अपनी जगह वापस क्लेम कर सकता है, एटलीस्ट वर्ल्ड कप तक। इसके आगे का मुझे नहीं पता, वर्ल्ड कप तक क्लेम कर सकता है अगर इस सीरीज में कुछ कर गया तो। ठीक है, इस नंबर पे आ रहा है, वहां मौका शायद कम मिलेगा। मेरा अंदाजा यही है, 25-30 बॉलों की गेम होगी इसकी, 25-30 बॉलों में जो कर गया कर गया। सेम गेम बनेगी हसन नवाज की नीचे, और सेम गेम बनेगी जो सुनने में आ रहा है शायद अब्दुल समद खेल जाए। तो अगर अब्दुल समद खेलता है तो सेम गेम उसकी भी बनेगी, वही 15-20 बॉलें 25 बॉलें, जो करना है इसी में करना है। इस विकेट पे बॉलर बैट्समैन अपनी विकेट देने को अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि अगर आपके पास 6-7, क्योंकि हम फ़हीम अशरफ तक जाते हैं, फिर शायद मोहम्मद नवाज भी होगा, मुझे नहीं पता। तो अगर 7-8 नंबर तक बैटिंग जा रही है तो आप अग्रेसिव हो सकते हो। ये वो दुबई वाली विकेट नहीं है कि जहाँ पे एक ओवर में 4 आउट हो जाएंगे, 3 आउट हो जाएंगे, 2 आउट हो जाएंगे, ये नहीं होगा। अनटिल अनलेस हम कोई कारनामा कर दें और एक ओवर में 3 विकेट देके मैच ही दबा दें, तो वो अलग चीज़ है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं ना भाई, बेहतरीन लोग हैं। लेकिन वैसे अगर पूछो तो बहुत ही क्लासिक ट्रैक होता है ये, इस पे आके बस मारो, वो वाला गेम है। तो आप अफोर्ड कर सकते हैं कि अगर आपने 10 बॉलें खेली और 20-25 रन करके आउट हो गए, तो कोई कोई इस पे उंगली उठाएगा नहीं। जाना चाहिए लंबा, लेकिन इस पे कोई उंगली उठाएगा नहीं, इसको अच्छी ही बॉलिंग बैटिंग में काउंट किया जाएगा। अगर कोई 10 बॉलें खेल के 22-25 रन कर देता है, ये अच्छी बैटिंग में ही काउंट हो जाएगा। तो ये है आज का सारा डिस्कशन के कल मैच सुबह शाम में 8 बजे शुरू होने वाला है। थोड़ी सी पिच वगैरह देखेंगे तो और क्लियर होगा कि क्या 11 हो रही है, क्योंकि पिच देख के ही टीम डिसाइड करेगी 11। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली होगी बैटिंग विकेट ही। तो बस कल का मैच देखते हैं, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह कल रात में बैठ के मैच पे एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। होपफुली पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह ताला। आज की वीडियो बस यहीं तक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक कर लिया। कल मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।